नमस्कार, जय हिंद प्यारे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस परिवार लर्न विद डीएस सर पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आप सभी के लिए एक बार फिर लेकर के आए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम के लिए रीजनिंग का एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट। प्यारे साथियों, यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए आज हमारा रीजनिंग का पार्ट नंबर 26 है और उम्मीद है आपने पिछले 25 पार्ट देखे होंगे। तो साथ ही भरोसा रखेंगे आप लोग, यहाँ से आपके लगभग 30 से 35 प्रश्न ऐसे होंगे जो हमने इन पार्ट के माध्यम से करवाए हैं, वो आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। इससे ज़्यादा भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास को हम बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से जानेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो अंतिम दिनों में बचे हैं, मात्र 5 दिन शेष हैं। साथ ही आज 18 तारीख है, हो सकता है किसी का 23 को एग्ज़ाम हो, किसी का 24 को हो, 25 को हो, ठीक है। तो आप लोगों के लिए ये क्लास एक महत्वपूर्ण क्लास होगी। अंतिम 2 क्लासेस और होंगी, ये 26 है, उसके बाद 27 और 28, क्योंकि यूपी पुलिस री एग्ज़ाम में हमने 28 सेट करवाए थे, वहाँ से बहुत सारे प्रश्न देखने को मिले थे जब हमने यूपी पुलिस का एग्ज़ाम लिया था, ठीक है। यानी कि जब अपना यूपी पुलिस का री एग्ज़ाम हुआ था जनवरी फरवरी में, वहाँ से 28 सेट करवाए थे, तो 28 हम री एग्ज़ाम के लिए भी करवाएंगे। तो 2 सेट और बाकी हैं। तो उम्मीद है आपका ये जो प्यार रहा है, मैं इसका आभारी हूँ। और दोस्त, अभी आज की क्लास की बात करते हैं तो बहुत ही प्यारे शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से क्लासेस को जानेंगे। 17 नंबर प्रश्न लिखा है निम्न में से विषम आकृति ज्ञात करनी है, और इसके अलावा 15 नंबर प्रश्न में कहा है कांसा, रजत और मिश्र धातु, इनके बीच का सही आरेख क्या होगा। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं आज की इस प्यारी सी क्लास को। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिए यदि नहीं किया है। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, ठीक है। अंतिम समय है, समय हमें बचाना भी है, तो हम प्यारे तरीके से इन प्रश्नों को जानेंगे। बोला है दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनें जो श्रृंखला को पूरा करेगा। दोस्त, क्या बोला है श्रृंखला को पूरा करने के लिए, तो आप देखिए यहाँ पे क्या है, 3 है, 3 के बाद मेरे दोस्त 5 है, 5 के बाद देखोगे तो 12 है, 12 के बाद देखोगे तो 38 है, 38 के बाद देखोगे दोस्तों 154 है, और 154 के बाद अगला नंबर ज्ञात करना है, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा ये बताना है। तो प्यारे दोस्तों, आप अच्छे से इसको समझिए, ठीक है। इसको समझने के लिए करना क्या है, देखो इसका जो लॉजिक है बहुत प्यारा सा है। 3 से 5 हुआ, 12 हुआ, फिर एक बड़ा सा नंबर और उससे बड़ा नंबर, यानी कि कहीं ना कहीं इसमें जो लॉजिक है वो मेरे प्यारे साथी मल्टीप्लाई का लॉजिक है, यानी कि कुछ ना कुछ इसमें गुणा हो रहा है। तो वो क्या हो रहा है, तो गौर से समझो। अगर हम 3 से 5 प्राप्त करना चाहते हैं तो इसमें गुणा 1 करेंगे और प्लस में कितना कर देंगे, 2 कर देंगे। गुणा तो 1 करेंगे, 3 एकम 3 और 2 जोड़ देंगे, 5 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे कर देंगे गुणा 2 और दोस्त प्लस का 2, ठीक है। 5 दूनी 10, 2 12, और यहाँ पे क्या करेंगे, गुणा 3 करेंगे और प्लस में 2 करेंगे, 12 3 36 2, तो बोलेंगे 38। इसी प्रकार से यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आप देखने जाओगे तो 38 गुणा 4, यानी 38 गुणा 4 यानी कितना होता है, 152, और दोस्त 2 जोड़ देंगे आप लोग यहाँ पे जैसे ही आप लोग 2 जोड़ेंगे तो कितना, 154 हो जाएगा। अब साथी देखो, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का इस तरह से गुणा हो रहा था, तो अगली बार में इस क्रम को जारी रखते हुए हम गुणा 5 का कर देंगे। कितने का कर देंगे मेरे प्यारे साथी, 5 का। और इस बार भी हम कतई नहीं करेंगे, कोताही नहीं बरतेंगे, कितना जोड़ देंगे, 2 जोड़ देंगे। तो आप अगर गौर से देखें मेरे प्यारे दोस्त, यूनिट डिजिट से पता कर सकते हैं। जब 5 का मल्टीप्लाई 4 में होगा तो 0 आएगा, ठीक है। इसके बाद उसमें 2 जोड़ना भी है, तो 0 में अगर 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा, आप कहोगे 2 आएगा। यानी जो सवाल होगा उसका यूनिट डिजिट 2 आना चाहिए, जो कि हमें ऑप्शन नंबर बी में दिया है। यूनिट डिजिट से नहीं समझे हैं तो देखो ऐसे कर लो, आपको क्या करना है, 154 गुणा करोगे 5, तो ठीक है, 15 पना 75, यानी कि कितना हो जाएगा, 750, और 5 चौके 20 यानी 770। ये टोटल जो मल्टीप्लाई आएगा वो 770 का आएगा, और आप 2 जोड़ोगे तो यहाँ से 772 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसमें रख सकते हैं 772। कितना रख सकते हैं, 772 रख सकते हैं। इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आइए। दूसरा प्रश्न भी सीरीज से मिलता जुलता प्रश्न आपके सामने है। इस प्रश्न का आप मेरे प्यारे साथी उत्तर बता दीजिए, क्या होगा इसका एकदम सही जवाब। बताइए साथी, क्या होगा इसका सही जवाब। मैंने आपको बताया कि उसी से मिलता जुलता प्रश्न है, क्योंकि यहाँ पे 11, 8, 13, 36 और 141 मिलता जुलता प्रश्न है, तो गुणा का लॉजिक चलेगा। तो गौर से देखो, सबसे पहले 11 है, इसके बाद में 8 है, 8 के बाद में दोस्त 13 है, 13 के बाद में 36 है, 36 के बाद में 141 है, ठीक है। एक कितना है, 141, और इसके बाद में हमें ज्ञात करना है कि यहाँ पे ये जो बॉक्स बना रहे हैं यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो अब देखो इसका लॉजिक क्या है, मैं आपको बताता हूँ। पहली बार में वही हो रहा है, गुणा 1, कितना हो रहा है प्यारे दोस्त, पहली बार में गुणा 1 हो रहा है। 11 एकम 11, अगर दोस्त हम 3 को घटा देते हैं तो 8 आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए
8 का दूनी 16 और दोस्त 3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16 में से 3 जाएगा 13। अब दोस्त इसमें क्या करना है, 13 तिया 39, 39 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, आप कहोगे मेरे प्यारे साथी 36 बचेगा। अब 36 का गुणा 4 में करोगे तो कितना होता है, 144 होता है। 36 चौके 144 और इसमें भी 3 घटा दोगे तो 141 बचेगा। अब इसी क्रम को फॉलो करते हुए हमें यहाँ पे कर देना है। यहाँ पे अब की बार में गुणा 5 होगा, गुणा 5 होगा तो दोस्त आप क्या बोलोगे, आप कहोगे 141, 141 पंचे कितना हो जाएगा साथी, आपका 704 हो जाएगा। देखो सॉरी 705 हो जाएगा। गौर से देखो, 5 एकम 5, 5 चौके 20 0 और 5 एकम 5 2 7, 705 हो जाएगा। लेकिन दोस्त हमें इसमें 3 घटाना भी तो है, क्योंकि हम सब में क्रम से 3 घटाते हुए आ रहे हैं। तो इस प्रकार से आप कहोगे मेरे प्यारे दोस्त, जो प्रश्न का उत्तर आएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा वो 702 आएगा। कितना आएगा, 702। देखो जो 705 सोच रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमें 3 घटाना भी तो है दोस्त, इसमें 3 घटाना भी तो है, तभी तो उत्तर बनेगा। तो 702 एकदम सही उत्तर है। इस बात को मेरे प्यारे साथी सभी लोग याद रखेंगे। इसी के साथ अगले प्रश्न में आइए। अब ये भी एक बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, ये आपकी लेटर सीरीज है। ऐसे प्रश्न भी आपको एग्जाम में 1-2 देखने को मिलेंगे। बोला है दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनें जो श्रृंखला को पूरा करेगा। देखिए गौर से समझिए, सबसे पहले एम है, एम के बाद में एस है। मैं पहले लेटर को पहले से बता रहा हूँ, अभी नहीं समझ में आ रहा तो बेसिक देख लो। एम ओ क्यू, उसके बाद में क्या है एस यू, एक मिनट, एस यू डब्ल्यू, ठीक है, कितना है एस यू डब्ल्यू, एस यू डब्ल्यू के बाद क्या है वाई ए सी, वाई ए सी। तो अगला क्या होगा हमें ये बताना है। तो कैसे ज्ञात करोगे भाई, आप अगले को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपके पास लॉजिक होना चाहिए, और इस प्रश्न में जो लॉजिक होता है वो पहले लेटर का पहले से लगाया जाता है। जैसे एम 13 पर है, ये 19 पर है, ठीक है, एस 19 पर, वाई 25 पर। तो देखो 13 में 6 जोड़ा 19, 19 में 6 जोड़ा कितना हो जाएगा, 19 में 6 जोड़ा तो 25, वाई कितने पर है 25 पर है। तो यहाँ भी 6 जोड़ रहा है, यहाँ भी 6 जोड़ रहा है, तो अगली बार में भी 6 जोड़ देंगे। 6 जोड़ने का मतलब है साथी, 6 जोड़ने का मतलब है 25 और 6 31, 25 6 कितना होता है, आप कहोगे 31। लेकिन अंग्रेजी वर्णमाला में 31 में पर तो कोई होता ही नहीं है, तो आप क्या बोलोगे 26 में हम 31 को घटाएंगे, कितना बचेगा 5। तो 5 पर जो लेटर आता है वो होता है प्यारे दोस्त ई। क्या होता है ई। तो विकल्प की शुरुआत ई से होगी, ई से होगी तो बी बन सकता है। चूंकि ये ऑप्शन है इसलिए हमें पूरा चेक करना पड़ेगा। अब ओ को देखो, ओ का 21, या ये क्या है 15 पर है, 21 पर ये है। तो दोस्त आप क्या बोलोगे, यहाँ भी 6 जोड़ा है, 21 6 27। देखो जेड के बाद क्या आता है ए, जैसे हम 27 या 1 लिख सकते हैं। अब दोस्त यहाँ भी हमारा 6 ही जोड़ना चाहिए, तो जैसे ही आप 1 में 6 जोड़ोगे तो 7 यानी कि दोस्त जी आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ भी वही लॉजिक, यहाँ भी वही लॉजिक, यानी 17 के बाद डब्ल्यू हो जाएगा 23, तो 6 जोड़ा। 23 में अगर दोस्त हम 6 जोड़ेंगे तो 29 का मतलब ही 3 होता है, और 3 में हम अगर 6 जोड़ेंगे तो 9 का मतलब आई होता है। तो प्रश्न का उत्तर होगा प्यारे साथी कितना, प्रश्न का जो उत्तर होगा वो ई जी और आई, ई जी आई। अब आप कह पाओगे कि विकल्प नंबर बी सही है। हमने क्यों पूरा चेक किया, क्योंकि ये चचा बैठे थे, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न में आइए। अगला प्रश्न आपका सादृश्यता से है, और सादृश्यता का भी प्यारा सा क्वेश्चन है। बोला गया है आई के बाद में क्या है जे के बाद में क्या है के है और एल है। इसको लिखा जा रहा है दोस्त पी क्यू आर और एस, इसको ऐसा लिखा जा रहा है। अगर हम बात करते हैं आर क्यू पी और ओ की, तो इसका कोड क्या होगा हमें ये बताना है। देखो ऐसा है, आपको ये ना कर देना, आप लोग ऐसा ना कर देना, हो सकता है इसके सामने इसको लिख दो, इसके सामने इसके, ऐसे करके लिख दो, ठीक है, ऐसा ना करना। इसका कोई प्यारा सा लॉजिक होगा, उसको समझेंगे। देखो आई 9 पर होता है, ये दोस्त कितने पर होता है 16 पर होता है, यानी 7 जुड़ रहा है। यहाँ पे 10 होता है, यहाँ पे 17 होता है तो 7 जुड़ रहा है। ये 11 पर होता है, या 18 पर फिर से 7 जुड़ रहा है, यानी हर बार में कितना जुड़ रहा है 7 जुड़ रहा है। ये एल 12 पर 12 7 19, ठीक है। तो यहाँ से 7 जोड़ोगे साथी, अगर आप यहाँ से 7 जोड़ोगे तो कितना आना चाहिए, तो आप कहोगे 18 7 25। 25 पर क्या आता है, लेटर वाई आता है। क्या कहीं पे लेटर दिया गया है वाई, बताओ मेरे दोस्त, क्या कहीं पे लेटर वाई दिया है, आप कहोगे नहीं सर। तो अब तो लॉजिक हमें वही लगाना पड़ेगा जो मैं बता रहा था अभी पहले, अभी मैं लॉजिक जो बता रहा था अब हमें वही लगाना पड़ेगा दोस्त। अब उसी लॉजिक को देखिए जो जिसके सामने है, एक मिनट, कोई लेटर मैंने उड़ा दिया क्या, हाँ ओ उड़ा दिया। तो अब देखो पी के सामने कौन है, आप बोलोगे आई। तो अगर पी के सामने आई है तो दोस्त पी के सामने हम यहाँ पे आई रख देंगे, सेकंड लास्ट पे आई। और दोस्त इसके बाद में क्या है, कुछ तो गड़बड़ हो गई है दया, मुझे तो लग रहा है यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई है, ठीक है। सेकंड लास्ट पे आई ये आ रही है, ठीक है, ये आ रहा है। आर के सामने क्या था, आर के सामने के था, तो हमने के को रख दिया, ठीक है,
के को रख दिया। और इसके बाद में दोस्त अगर आप देखें, इसके बाद में क्यू के सामने क्या था, क्यू के सामने जे था, तो हम यहाँ पे जे को रख देंगे। ठीक है, यहाँ पे जे रख देंगे, मतलब के, जे और आई। इसके बाद में ओ के सामने क्या आएगा, ओ के सामने क्या आएगा। आप कहोगे सर अगर गौर से देखते हैं, अगर हम मेरे प्यारे दोस्त गौर से देखते हैं तो यहाँ पे तो +7 का लॉजिक था हर बार में, लेकिन अब यहाँ पे ये 18 है, ये 11 है, ये 17 है, तो ये 10 है, तो साथी ये आपका कितना है, 16 है, तो ये 9 है। तो अगर ओ 15 पर होता है तो यहाँ पे हर बार में 7 घट रहा है मेरे साथी। यहाँ पे हर बार में कितना घट रहा है, आप बोलोगे 7। अगर 7 घट रहा है तो 15 में से 7 जाएगा तो 8, 8 पर आता है एच, 8 पर आता है एच। तो प्रश्न का उत्तर ये बनेगा आपका, ये बनेगा KJ-IH को देखोगे तो ऑप्शन नंबर ए में है। हालांकि थोड़ा कैपिटल और स्मॉल का फर्क हो गया है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए एकदम सही है भाई। पहली बार में क्या हो रहा था, पहली बार में मेरे दोस्त हर बार में 7 जुड़ रहा था, 9 से 7 16 हुआ। फिर हमने अभी बताया आपको पूरा लॉजिक। उसके बाद में दोस्त उसका जो लॉजिक बनाने जाएंगे हम बाद वाले का, तो उसमें हमें अगली बार में घटाना पड़ेगा। देखो ये सादृश्यता है, अगर समांतर चीज़ें यहाँ पे जुड़ रही हैं तो आप सादृश्यता में समांतर चीज़ें घटा भी सकते हैं। ठीक है, इस तरह से उत्तर आ जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाइए। अगला प्रश्न बोला है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आयुक्त विकल्प खोजें, यानी तांबा, निकिल, लाल मणि यानी रूबी, और इसका संबंध किससे होगा। तो मेरी बात को समझना है दोस्त, क्या समझना है। तांबा की बात करते हैं, किसकी, तांबा की बात करते हैं। इसका संबंध किससे है, निकल से है। किससे है, ये प्यारे दोस्तों निकल से संबंधित है। ठीक है, निकल से। तो आपको बताना है लाल मणि। लाल मणि बोलते हैं किसको, रूबी को। रूबी एक प्रकार का रत्न होता है। क्या होता है, रत्न होता है। तो गौर से समझो प्यारे दोस्त, यहाँ पे जो लॉजिक है, तो ये जो दो हैं, कौन से, ये वाले जो दो हैं, ये वाले जो दो हैं, ये क्या है दोस्त, ये आपकी एक मिश्र धातु है। दोनों के दोनों क्या है दोस्त, ये आपके मिश्र धातु हैं। तो अगर हम मणि की बात करते हैं, ये एक रत्न है, ये एक अगर रत्न है, मणि, लाल मणि एक रत्न है जिसे हम रूबी कहते हैं। तो इन ऑप्शन में से क्या कोई रत्न दे रखा है, बताओ दोस्त, इनमें से कोई रत्न देख रखा है। तो आप जैसे ही ऑप्शन नंबर बी को देखोगे तो बताओगे साथी ये आपका जो नीलम होता है, जो मेरे प्यारे साथी नीलम होता है, ये भी एक प्रकार का रत्न होता है। कौन सा, जो नीलम होता है, ये क्या होता है, ये भी साथी एक प्रकार का रत्न होता है। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर नीलम आएगा, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा आएगा साथी, ऑप्शन नंबर बी आएगा, इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आइए। समान समान के लॉजिक थे। अब इस प्रश्न को आप लोग बताएंगे। इसका तो आसान तरीका, इससे आसान प्रश्न भी आपको हमें लगता नहीं है कि मिलेगा। बोला गया है 5 में से 4 एक निश्चित तरीके से एक समान है और इसलिए एक समूह बनाते हैं। वह कौन सा है जो उस समूह से संबंधित नहीं है। अगर डी को देखें 4 पर होता है, बी को देखते हैं, 1 मिनट। अगर साथी हम डी को देखते हैं 4 पर होता है, बी को देखते हैं कितने पर, तो 2 पर होता है। एम साथी होता है 13 पर, के होता है 11 पर, अलग अलग बनाना है। ठीक है, इसके बाद में क्या है, पी 16 पर होता है, एन साथी 14 पर होता है। इसके बाद में एक्स कितने पर, एक्स 24 पर होता है, साथी वी कितने पर, 22 पर होता है। तो आप देखोगे जेड होता है 26 पर और डब्ल्यू होता है 23 पर। कितने पर होता है दोस्त मेरे, ये 23 पर होता है। तो क्या बोलोगे, क्या विषम है। देखो 2 का अंतर, 2 का अंतर, 2 का अंतर, 2 का अंतर, लेकिन लास्ट वाले में तो अंतर मेरे भाई 3 का हो गया, 23 3 26। अब यही अंतर हो गया तो जेड 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 के साथ में डब्ल्यू विषम हो जाएगा। जेड के साथ में डब्ल्यू विषम, ऑप्शन नंबर ए अलग है। अगले प्रश्न में भाग के आ जाओ। अगले प्रश्न का उत्तर आप लोग बता दो। ये तो आपका फेवरेट होना चाहिए क्वेश्चन। दिए गए विकल्पों में से विषम चुनें। 4 विकल्प हैं, विषम चुनना है। राजमा है, मूंग है, काजू है, मक्का है। राजमा है, मूंग है, काजू है, मक्का है। तो आप किसे विषम बताओगे, जल्दी से बताओ, किसे विषम बताओगे। क्या काजू विषम लगा दें भाई, क्यों लगा दें, कारण क्या है काजू के लगाने का। अगर राजमा की बात करते हैं साथी, अगर हम लोग राजमा की बात करते हैं तो ये क्या है, एक प्रकार का अनाज है। राजमा की आपने सब्जी भी खाई होगी, ये अनाज के अंतर्गत आता है। मूंग की बात करते हैं तो मूंग की दाल होती है, मूंग की दाल होती है अर्थात, तो ये भी अनाज के ही अंतर्गत आता है, ये भी अनाज के अंतर्गत आता है। अगर साथी मक्का की बात करते हैं तो ये भी एक प्रकार का क्या है, अनाज है। ये भी एक प्रकार का क्या है, अनाज है। जबकि हम बात करते हैं काजू की, जबकि मेरे साथी अगर हम बात करते हैं काजू की तो ये एक मेवे में आता है। किस में आता है, मेवे में। अगर आपने कहावत सुनी होगी सत्यनारायण की कथा में, क्या होता है, पंचमेवा की आवश्यकता होती है, तो वहाँ पे काजू आपका मेवे में आता है, याद रखेंगे। हो सकता है आप पर्टिकुलर धर्म से संबंध न रखते हो, लेकिन काजू प्यारे दोस्त मेवे में आता है, बाद बाकी सब्जियां हैं। ठीक है, अच्छे से माफी चाहेंगे, बाद बाकी क्या हैं, बाद बाकी आपके अनाज हैं। अगले प्रश्न में आइए। अगला प्रश्न आपका डायरेक्शन और डिस्टेंस से संबंधित एक बहुत ही प्यारा सा प्रश्न दिया है, इसको समझेंगे। साथ ही बोला है पंक्ति में
पेस माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्शन डिस्टेंस नहीं है, ये तो आपका क्या है, ये आपका है सिटिंग अरेंजमेंट, नहीं सिटिंग भी नहीं है, ये क्या बोलते हैं इसको यार, मैं इसका नाम मिस कर रहा हूँ अभी, बैठक व्यवस्था है, नहीं यार सिटिंग बैठक एक ही होती है। ठीक है, इसको आप बताओ कमेंट करके इसका नाम क्या है, मैं मिस कर गया यार। ठीक है, इसका अभी मैं बता दूंगा, 1 मिनट, तब तक इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, बोला है एक पंक्ति में 65 व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके अभिमुख है। यदि व्यक्ति ए दाईं ओर से 22वां है, तो प्यारे दोस्त जब किसी का मुख उत्तर दिशा में होगा तो दाईं दिशा ये होगी, जबकि बाएं दिशा ये होगी। कहने का मतलब है सीधे सीधे मतलब ये कौन सी है, ये वाली मेरे साथी कौन सी दिशा है, तो आप कहोगे दाईं दिशा है। ठीक है, अच्छे से समझना है। और ये वाली साथी कौन सी दिशा है, ये वाली बाईं दिशा है। बस इनको समझ डाला तो लाइफ जिंगा लाला। ठीक है, इसको समझते हैं। बोला है एक व्यक्ति ए है, वो दाईं ओर से 22वें स्थान पर है, यानी दाईं ओर से जो ए है, दाईं ओर से जो ये ए है, ये कौन से स्थान पर है दोस्त, आप कहोगे 22वें स्थान पर है। बोला है मौजूदा स्थान से वह दाईं ओर चौथे स्थान पर स्थानांतरित होता है। मौजूदा स्थान से दाईं ओर चौथे स्थान पर स्थानांतरित होता है। मौजूदा स्थान से मतलब यहाँ से वो दाईं ओर चौथे पर जा रहा है। दाईं कौन है, यही तो है, आप कहोगे हाँ, तो चौथे पर जा रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी अब ये इसके स्थान पर कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। तो दोस्तों ये कंडीशन भी बदल जाएगी। 22 के पहले कितना, 21 के पहले 20, 20 के पहले 19, 19 के पहले 18, कितना बचेगा, 22 में से 4 चला जाएगा, 4 चला जाएगा, तो आप कहोगे 22 में 21, 19, 19 20 और कितना, 1 मिनट मैंने कुछ गड़बड़ की है, 22 के पहले 21, 21 के पहले 20, 20 के पहले 19, 19 के पहले 18। तो दोस्त अब ये जो ए है अगर दाईं और चौथे स्थान पर अपने मूल स्थान से स्थानांतरित हो जाता है तो उसकी जो कंडीशन बचेगी वो दाईं ओर से 18वीं बचेगी। तो ये कंडीशन अब मेरे कोई काम की नहीं है। उसने पूछा है अब बाईं ओर से उसका स्थान क्या है। बाईं ओर से मतलब क्या है मेरे दोस्त, बाईं ओर से दिशा ये पूछी है, ये वाली, यहाँ से स्थान बताना है। व्यक्ति एक ही है, व्यक्ति एक ही है, ये ए नाम का जो व्यक्ति है यही है, ये इसका कंडीशन कहाँ से बतानी है, बाईं ओर से। तो क्या हमें टोटल दिया है, आप कहोगे हाँ, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, टोटल बराबर क्या होता है, लेफ्ट प्लस में राइट और माइनस का 1, यही तो होता है, आप कहोगे हाँ। तो दोस्त जो माइनस का 1 है इस तरफ कर दो। टोटल हमें 65 व्यक्ति पता है, तो अगर इसको हम माइनस इस 1 को इस साइड करेंगे, देखो 65 माइनस का 1 बराबर में, इसकी राइट से कंडीशन दी गई है, लेफ्ट से निकालनी है, राइट से 18वीं है, यहाँ पे बचेगा दोस्त आपका 64 माइनस का इस तरफ 18 आ जाएगा, बराबर से लेफ्ट की कंडीशन आ जाएगी। घटा के देख लो, 14 में से 8 जाएगा तो 6 बचेगा, और यहाँ पे हो जाएगा 2 तो 4 बचेगा। मतलब दोस्तों आपका 46 आना चाहिए। कुछ तो गड़बड़ की है मैंने कुछ गड़बड़ की है भाई। माइनस का है इस तरफ जाएगा, प्लस होगा यार, ठीक है, ये प्लस होगा। ये अगर माइनस इस तरफ है तो उस तरफ पक्षांतर करेंगे तो प्लस होगा। तो 64 के स्थान पर ये 66 आएगा, ठीक है, कितना आएगा 66। अब 66 में से 18 जाएगा तो आपका अब बचेगा 48। कितना बचेगा प्यारे साथी, 48 बचेगा, याद रखेंगे। 48 हमें ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो सभी प्यारे दोस्त बोलेंगे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है। इस बात को याद रखेंगे। जल्दी से बताओ किस किस को समझ में आया है। अगर नहीं आया है तो एक बार पुनः आप इसको पीछे जा करके देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फॉर्मूला बस यही है, लेफ्ट क्या हुआ, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1, ठीक है, याद रखेंगे। इस तरह से आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न में आइए। एक किसी कूट भाषा में एंजल को इसके रूप में कोडबद्ध किया जाता है, तो उसी कूट भाषा में डूइंग का कोड क्या होगा। चलिए देखते हैं क्या लिखा है, ए एन, उसके बाद में जी, उसके बाद में एल और ई, ठीक है, इसको समझते हैं। और हमें कोड किसका बताना है, DOING, इसका बताना है, डूइंग का। बता सकते हो। सबसे पहले इसको देखो क्या लिखा है, 1 लिखा है, 14 लिखा है, इसके बाद में 7 लिखा है, फिर 12 लिखा है और 5 लिखा है। ऐसे ही तो है, ऐसे ही तो है, गौर से देखो। देखो मैं बताता हूँ आपको, इन्होंने थोड़ा सा नज़दीक इसको लिख दिया है, यानी 1 14 7 12 और 5, यानी जो भी जिसका स्थानीय मान है उसका क्रम लिख दिया है। जो भी जिसका स्थानीय मान है उसका क्रम लिख दिया है। तो मैं डी को लिखूंगा 4 पर। 4 से शुरुआत कहाँ नहीं हो रही है, ए और बी में नहीं हो रही, हटा दो। जो ओ होता है ये कितने पर, 15 पर होता है, तो ओ को 15, 4 के बाद में साथी 15 आना चाहिए, आ रहा है। आई हमारा 9 पर होता है तो 9 आना चाहिए। भाई यहाँ पे 8 क्या कर रहा है, यहाँ पे बीच में 8 क्या कर रहा है, हमें तो 9 चाहिए था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखो एन 14 पर आ जाएगा और जी हमारा कितने पर, 7 पर आ जाएगा। लास्ट में 147, शुरुआत 415 से। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न एक प्यारा सा प्रश्न है, इसको समझते हैं। साथियों बोला गया है आने वाले कल के 2 दिन बाद शुक्रवार है। आने वाले कल के 2 दिन बाद शुक्रवार है, तो बीते हुए कल के 2 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो ऐसी कंडीशन में हम सबसे पहले क्या लिख लेते हैं साथी, आज लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, आज।
तो उसने बोला है आने वाला कल, आने वाला कल, कल यहाँ पे आ जाएगा। आने वाले कल के 2 दिन बाद, मतलब 1 और 2 दिन बाद कौन सा दिन है साथी? शुक्रवार है। क्या पूछा है? ये हमारा शुक्रवार है। गौर से देखो, आने वाले कल, आने वाला कल यहाँ पे हो जाएगा और 2 दिन बाद, 2 दिन बाद क्या है? शुक्रवार है। पूछा है बीते हुए कल के 2 दिन पहले, बीता हुआ कल कहाँ पे होगा? आज के पहले होगा बीता हुआ कल, और उसके 2 दिन पहले। यहाँ का दिन बताना है। क्या नहीं बता पाओगे? क्या नहीं बता पाओगे? शुक्र से पहले गुरु, गुरु से पहले बुध, बुध से पहले मंगल, मंगल से पहले सोम, सोम से पहले रवि, रवि से पहले शनि। तो क्या हो जाएगा प्यारे दोस्त? आप बोलोगे शनिवार इसका सही उत्तर है। देखो मेरी बात को समझो, यहाँ पर क्या हो जाएगा? गुरु हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? बुध हो जाएगा। तो आज का दिन कौन होगा? मंगल होगा, ठीक है। और इसके पहले कौन होगा? सोम होगा। सोम के पहले कौन होगा? भाई रवि होगा। रवि से पहले कौन होगा? तो शनि होगा। तो यही तो है शनि, हमारा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही उत्तर है, याद रखेंगे। अब अगले प्रश्न में आइए। अगले प्रश्न बोला है निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार पुनर्व्यवस्थित करने के बाद कौन सा शब्द तीसरा होगा? मतलब ये 4 शब्द हैं, इनमें से तीसरे स्थान पर कौन सा आएगा, हमें वो देखना है। तो क्या सभी में बी कॉमन है? आप कहोगे हाँ। क्या सभी में आर कॉमन है? आप बोलोगे हाँ। लेकिन यहाँ पे ए होता है 1 पर और ई होता है दोस्त 5 पर, ठीक है। क्या होता है? ए 1 पर, ई 5 पर होता है। ए हमारा फिर आया है तो 1 पर होता है, और ई हमारा कितने पर है? ई हमारा साथी कितने पर है? तो आप बोलोगे 5 पर है। तो हमें क्या पूछा था? हमें तो केवल इतना सा पूछा था सर कि वो तीसरा लेटर कौन होगा। तो तीसरा लेटर कौन होगा? तो उससे पहले पहला, दूसरा, तो इनमें कोई हो जाएगा। बोलो, जो सबसे छोटे आ रहे हैं शब्दकोश में वो पहले आ जाएंगे। आप कहोगे हाँ। तो इनसे हमें छेड़खानी नहीं करनी, हमें तीसरा निकालना है। अर्थात ये आपका ई कितना, ई के बाद क्या? ए आया है। ए आया है जो कि 1 पर होता है। 1 पर होता है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। और दोस्त यहाँ क्या आया है? यहाँ क्या आया है? तो आप कहोगे यहाँ आया है मेरे भाई, हाँ ठीक है, यहाँ आया है फिर से 1, तो 1 को छोड़ देते हैं। इसके बाद में क्या है? के है। के मतलब 11 पर होता है, और लास्ट में डी है। डी मतलब 4 पर होता है। तो भाई तीसरे नंबर पर जो होगा वो डी नंबर का होगा। तीसरे नंबर पर कौन होगा? डी, क्योंकि 4 वाला तो तीसरा होगा। पहला दूसरा तो हम देख चुके हैं, पहला और दूसरा ऐसी होगा। हमें पहले दूसरे से नहीं पूछा, हमें तो केवल तीसरा पूछा है। क्या पूछा है साथी? केवल और केवल तीसरा पूछा है। तो तीसरा बताने के लिए हम ब्रेक को और ब्रेड को देखेंगे। तो ब्रेक और ब्रेड में लास्ट का ही लेटर तो अलग है, के और डी। तो डी पहले आता है तो तीसरे नंबर पर डी आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न में आइए। अगले प्रश्न में बोला है कुमार के पिता अरुण के बेटे शंकर की पत्नी हेमा। ओहो, कुछ तो बड़ा क्वेश्चन है, चलिए इसको देखते हैं। बोला कुमार के पिता अरुण के बेटे शंकर की पत्नी हेमा कुमार के पिता की पत्नी प्रेमा की बहू है। ओहो हो, शंकर का प्रेमा से क्या संबंध है? चलिए देखते हैं। बोला है कुमार के पिता अरुण। कुमार के पिता कौन है? तो आप कहोगे कुमार के जो पिता हैं वो अरुण हैं। पूरा लिखना पड़ेगा क्योंकि हेमा और प्रेमा एक जैसे हैं। K4 कुमार हो जाएगा, A4 अरुण हो जाएगा, H4 हेमा, और आगे क्या हो जाएगा? P4 प्रेमा शंकर। ठीक है, चलिए लेटर से देख लेते हैं। तो कुमार के जो पिता हैं क्या नाम है उनका? अरुण है। पिताजी हैं तो प्लस लगा देंगे। आगे बोला है कुमार के पिता अरुण के बेटे शंकर। अरुण के बेटे शंकर मतलब कुमार का एक भाई होगा। कुमार का एक भाई होगा जिसका नाम क्या होगा? शंकर। शंकर की पत्नी हेमा। शंकर की शादी हुई है तो शादी के लिए ये एरो का यूज करेंगे। कौन है पत्नी? हेमा। हेमा पत्नी है, याद रखेंगे साथी। यहाँ पर हेमा पत्नी है तो माइनस लगा देंगे। कुमार के पिता की पत्नी प्रेमा। कुमार के पिता ये हो जाएंगे कुमार के पिता की पत्नी। कुमार के पिता की पत्नी कौन है? प्रेमा। तो शादी करानी पड़ेगी तो माइनस हो जाएगी। शंकर का प्रेमा की बहू है। अच्छा, कुमार जो हेमा है वो कुमार के पिता की पत्नी प्रेमा की बहू है। तो प्रेमा की बहू वैसे भी हमने बना दिया था क्योंकि हमें पता था ये जो A4 अरुण है इनका बेटा कौन था? इनका बेटा शंकर था। तो शंकर की पत्नी होगी वो आपकी वैसे ऑलरेडी प्रेमा की क्या हो जाएगी? बहू हो जाएगी। बोला शंकर का प्रेमा से क्या संबंध है? से लगा है प्रेमा जी के साथ। से किसके साथ लगा है? तो आप बोलोगे प्रेमा जी के साथ में। ठीक है, ये प्रेमा जी के साथ में। तो प्रेमा क्या बोलेंगी? शंकर को। शंकर कहाँ पे है? शंकर नीचे है। तो शंकर क्या हो जाएगा भैया? पुत्र हो जाएगा, यानी बेटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है। क्या है दोस्त? एक बार फिर से बात को समझ लो। बोला था कुमार के पिता यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, कुमार के पिता अरुण, अरुण के बेटे शंकर, शंकर की पत्नी हेमा कुमार के पिता की पत्नी प्रेमा की बहू है। बिल्कुल सही है। हेमा प्रेमा की बहू थी। बोला है शंकर कहाँ पे है? S4 शंकर ये है। प्रेमा से क्या रिश्ता है? तो पुत्र बोलेगी। क्या बोलेगी? बेटा बोलेगी भैया। अगले प्रश्न में आ जाइए। अगला डायरेक्शन और डिस्टेंस है, इसको समझते हैं। क्वेश्चन में बोला है L A के पूर्व में है। क्या बोला है? जो L है
जो मेरे साथी एल है, एक मिनट इसको यहाँ पे लिखते हैं, जो एल है वो किसके पूर्व में है? आप कहोगे ए के पूर्व में है, एल ए के पूर्व में है, आर बी के पश्चिम में है। अभी इसको थोड़ा इधर बनाते हैं, ठीक है। ये जो ए है, ए के पूर्व में कौन है? तो एल है। तो पहली लाइन तो बोला था एल ए के पूर्व में है। अब बोला है आर बी के पश्चिम में है, जो एल के दक्षिण में है। जो किसके लिए आता है? मैंने कई बार बताया मेरे साथी, जो आता है जस्ट पीछे वाले लेटर के लिए। तो जो एल के दक्षिण में है वो कौन है? वो आपका दोस्त बी है। जो एल के दक्षिण में है वो बी है। और बोला है आर जो है वो बी के पश्चिम में है। आर जो है दोस्त वो बी के पश्चिम में है, ठीक है। कहीं भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। अब बोला है, क्या बोला है? के जो कि आर और बी के मध्य में है, ए के दक्षिण में है। के जो आर और बी के मध्य में है, साथी जो के है वो आर और बी के मध्य में है। आर और बी के मध्य बीचम बीच हो जाएगा के, और यही के ए के दक्षिण में है। बिल्कुल सही है। बोला है साथी आपसे अब सवाल पूछा गया है। सवाल क्या पूछा है? आर एल के संदर्भ में। किसके संदर्भ में? एल के संदर्भ में। एल के संदर्भ में आर कौन सी दिशा में है? तो एक प्लस लगाओ यहाँ से, एक हो जाएगी वेस्ट, नीचे हो जाएगी साउथ, अर्थात साउथ वेस्ट, जिसे हम प्यारे दोस्त दक्षिण पश्चिम कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षिण पश्चिम कहते हैं। ये हमारा सही उत्तर है। अब अगले प्रश्न में आइए। एक और डायरेक्शन और डिस्टेंस का प्यारा सा प्रश्न आप सभी के सामने है, इसको समझते हैं। थोड़ा सा लैंग्वेज इसकी बड़ी है, घबराना बिल्कुल नहीं है, आसानी से आ जाएगा। बोला योग ने बिंदु ई से एफ तक सीधे 7 किलोमीटर की यात्रा की। क्या कह रहा है? जो योग है उसने बिंदु ई से एफ तक, यानी यहाँ पर बिंदु ई है और यहाँ पर बिंदु एफ है, इन दोनों के बीच योग ने कितनी यात्रा की है? तो आप बोलोगे 7 किलोमीटर की यात्रा की है। बोला है बिंदु एफ से वह दाईं ओर मुड़ा है और 8 किलोमीटर चला। यानी बिंदु एफ से वो दाईं ओर मुड़ा है और साथी कितना चला है? 8 किलोमीटर चला है। बोला है बिंदु जी तक पहुंचता है, यानी अब बिंदु जी पर आ गया। यहाँ से वह दाएं मुड़ा है और 7 किलोमीटर चला है। यहाँ से साथी वो दाएं मुड़ा है और 7 किलोमीटर चला है। बोला है कि बिंदु एच पर पहुंचा है। क्या पहुंचा है भैया? ये बिंदु एच पर पहुंच गया। बोला है बिंदु एच से वह बाएं मुड़ा है। बिंदु एच से मेरे साथी वो बाएं मुड़ा है। कितना मुड़ा है? बाएं मुड़ा है। और बिंदु ए पर पहुंचने के लिए बिंदु आई पर पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर चला है। तो साथी ये बिंदु आई है, ये बिंदु आई है, इस पर पहुंचने के लिए उसने कितनी यात्रा की है? 3 किलोमीटर। देखो लिखा है बिंदु एच पर वह बाएं मुड़ा है। यहाँ से अब वो बाएं मुड़ेगा तो नीचे जाएगा, चूंकि पश्चिम में मुख है, ठीक है। और उसके बाद उसने 3 किलोमीटर की यात्रा तय की है आई तक पहुंचने के लिए। पूछा है बिंदु आई तक पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर चला है, प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूर है? प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूर है, हमें ये बताना है साथी। क्या आप बता पाओगे प्रारंभिक बिंदु कहाँ? ई से तो शुरुआत करा था उसने, तो 7 ये समान, 7 ये समान, अर्थात ये दूरी एक जैसी हो जाएंगी। तो ये 8 है तो यहाँ भी 8, नीचे 3 है, तो टोटल जो दूरी होगी 8 3 11, मेरे दोस्त कितनी हो जाएगी? 11 हो जाएगी। 11 किलोमीटर ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही है। देखो इसकी थोड़ी लैंग्वेज थोड़ी दी गई थी बड़ी, लेकिन प्रश्न बहुत ही आसान था दोस्त, जैसा बोलता जाए तैसा चलाते जाना है। अगले प्रश्न में आ जाइए। अगला प्रश्न एक अच्छा क्वेश्चन है। बोला निम्न चित्रों में कौन सा कांस, रजत और मिश्र धातु के बीच में होगा? तो भाई ऐसा बताने के लिए क्या समय लगना चाहिए? नहीं लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्यारे दोस्त आपको पता है मिश्र धातु, मिश्र धातु के लिए हम सबसे पहले क्या बनाएंगे? सबसे पहले एक पार्ट बनाएंगे मिश्र धातु। मिश्र धातु में कौन आता है? आपको कोई कांसा आता है सर? मिश्र धातु में कांसा आता है। और कोई केमिस्ट्री का अगर छात्र हो तो बता दो कि कांसा बनता किस किस से है? कांसा बनता किस किस से है? तो मिश्र धातु के अंतर्गत साथी कांसा आ जाएगा और रजत अलग होगा। क्या होगा? रजत अलग होगा। अब आप कहोगे सर रजत क्यों अलग होगा? मेरे दोस्त रजत क्यों अलग होगा? क्या मिश्र धातु में नहीं आएगा? तो मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि रजत को ही तो मेरे दोस्त चांदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चांदी। गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, रजत मेडल, ठीक है। सिल्वर मतलब रजत, गोल्ड मतलब स्वर्ण, स्वर्ण रजत और क्या होता है? कांस्य, ठीक है। इस तरह से तो रजत तो चांदी होती है और चांदी एक धातु है। चांदी एक धातु है, अलग होगी, जबकि मिश्र धातु में आपकी कांसा आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही है। 2 एक दूसरे के ऊपर होंगे और एक अलग से चांदी के लिए निकलेगा। अगले प्रश्न में आ जाओ। साथी आसान था। अब देखो ये क्वेश्चन आपके लिए आर्ग्यूमेंट बेस्ड हैं और इनको समझिए। ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन होंगे, इनको समझना है आपको। आंसर आपका बहुत जल्द आएगा। निर्देश प्रश्न 16 से 18 में दिए गए प्रश्नों का जवाब देने के लिए निम्नलिखित जानकारी को पढ़ें। रेलवे विभाग के लिए निम्न श्रेणी क्लर्क के चयन के लिए एक मानदंड निम्नलिखित है। क्या है? किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए। भाई अगर रेलवे में नौकरी लेनी है तो आपके पास क्या होना चाहिए? एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए। लिखित परीक्षा में कम से कम 80% अंक मिलने चाहिए। 1 अक्टूबर 2016 को 22 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए और अधिकतम आयु 28 साल होनी चाहिए। क्या बोला है? 1 अक्टूबर 2016 को 22 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए और अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? साथी 28 वर्ष होनी चाहिए।
आगे बोला है अंग्रेजी या हिंदी में टाइपिंग में कौशल हो। हालांकि एक उम्मीदवार अगर उपयुक्त सभी मानदंडों को पूरा करता है सिवाय किसके, ई नंबर में बोला यदि लेकिन लिखित परीक्षा में उसने 90% अंक प्राप्त किए हैं। भाई अगर लिखित परीक्षा में उसने 90% अंक प्राप्त किए हैं, इनमें से अगर कोई एक कंडीशन पूरी नहीं करता है तो मामला वरिष्ठ प्रबंधक के पास भेजा जाएगा। कहाँ पे, वरिष्ठ प्रबंधक के पास। चलिए देखते हैं, अब प्रश्न की ओर चलना है। पहली डिग्री चाहिए हमें बैचलर, दूसरी लिखित में कितने चाहिए साथी 80%, तीसरे हमें क्या चाहिए, तीसरी हमें चाहिए 22 से 28 साल के बीच में होना चाहिए वो, और चौथा में हमें टाइपिंग चाहिए किसी एक सब्जेक्ट में। ठीक है, चलिए बस 4 ही कंडीशन है। तो पहली कंडीशन लीजिए, वेंकट नाम का एक बंदा है, 75% अंकों के साथ मुंबई विश्वविद्यालय से बीटेक किया है। मुंबई विश्वविद्यालय से बीटेक किया है मतलब बैचलर डिग्री है। तो पहली कंडीशन में उसने कोई ऐसी कंडीशन नहीं दी कि इतने परसेंट से, उसने तो केवल बोला है केवल बैचलर डिग्री चाहिए, पहली कंडीशन पूरी हो रहा है। दूसरी देखते हैं, उसका जन्म 1993 को हुआ है, यानी 1993 तो 7 साल ये हो जाएंगे, और साथ ही आगे बोला लिखित 7 साल ये हो जाएंगे, और 2016 तक के लिए उसने कहा था, क्या बोला था, 1 अक्टूबर 2016। तो 93 से 7 साल तो वो हो गए, 93 से 7 साल तो वो हो गए 2000 तक, और 16 इसमें जोड़ दो, 16 इसमें जोड़ दोगे तो सीधे 23 साल मेरे दोस्त, 23 साल हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 23 साल हो जाएंगे, मतलब वो 22 वर्ष से अधिक है, मतलब दूसरी कंडीशन पूरी कर रहा है। पहली स्नातक है और तीसरी इसने ये पूरी कर ली है। अब लिखित परीक्षा में बोला है, लिखित परीक्षा में उसने 70% अंक हासिल किए हैं। क्या बोला है, लिखित परीक्षा में 70% अंक प्राप्त किए हैं। भाई लिखित परीक्षा में तो मात्र 70% अंक प्राप्त कर रहा है, और यहाँ पे 80 की कह रहा था, मतलब वो दूसरी कंडीशन पूरी नहीं कर पा रहा है। क्या दूसरी कंडीशन के लिए कुछ उसने कहा था, उसने चारों कंडीशन के लिए कहा है, यदि इनमें से कोई एक पूरी ना करे तो उसके लिखित परीक्षा में 90 होना चाहिए। अरे भाई वो तो लिखित परीक्षा ही कम नहीं कर पा रहा, वो तो केवल लिखित परीक्षा में 70% ला रहा है, और वो कह रहा है सिवाय अगर 93% लाता है तो इसको हम किसके पास भेज देंगे, महाप्रबंधक के पास भेज देंगे। लेकिन इसका तो चयन होगा ही नहीं, क्योंकि इसने तो बेसिक लिखित परीक्षा पास ही नहीं कर पाई, मात्र 70 लाया, और उसका क्या था, उसे तो 80 चाहिए था। तो दोस्तों उम्मीदवार का चयन नहीं किया जाएगा, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है। जल्दी से बताओ, समझ में आ रहा है आपको, उम्मीदवार का चयन बिल्कुल नहीं होगा, इस बात को आप अच्छे से दिलो दिमाग में बसा लेंगे। अब अगले प्रश्न में आ जाइए। अगले प्रश्न में बोला है उसके मामले में क्या निर्णय लिया जाएगा, राजा ने कुल 85% अंकों के साथ बीई की है, यानी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर की डिग्री कंप्लीट है, उसकी पहली कंडीशन पूरी। उसने बोला अंग्रेजी टाइपिंग है, तो चौथी कंडीशन में टाइपिंग थी, वो भी पूरी। आगे बोला जन्म 1992, मतलब 8 साल ये हो गए, और 16 साल ये, मतलब 24 साल। तो दोस्त आप बोलोगे कि जो दूसरी कंडीशन थी वो भी पूरी हो गई। अब लेकिन लिखित परीक्षा के बारे में तो उसने बताया ही नहीं। भाई लिखित परीक्षा की जो कंडीशन थी हमें दी गई है, ये देखो लिखित परीक्षा में कम से कम 80% अंक चाहिए, और यहाँ कह रहा है कि ये जो लड़का है राजा, इसने तो लिखित परीक्षा के बारे में जानकारी इसके बारे में नहीं दी है। तो क्या बोलोगे कि दिए गए निर्णय के लिए, दिए गए प्रश्न में तथ्य जो हैं वो निर्णय लेने के लिए अपर्याप्त हैं। अब इसे बोला जाता है डेटा अपर्याप्त, क्योंकि लिखित परीक्षा के बारे में यहाँ पे दिया ही नहीं है, और हमें अनिवार्य था लिखित परीक्षा 80% चाहिए। ठीक है, चलिए तो इसको खत्म कर देंगे, उड़ा देंगे, डेटा अपर्याप्त है। अगले प्रश्न में आ जाइए। अगले प्रश्न में बोला है, अच्छा अब की बार ऑप्शन ऊपर है, क्वेश्चन नीचे है, गौर से देखिए। बोला गया है साथी आपके सामने, प्रीति दिल्ली विश्वविद्यालय से बीएससी गणित पूरा किया है, तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए, पहली कंडीशन पूरी है, कोई दिक्कत नहीं है। 1988 में जन्म हुआ है, मतलब 12 साल, ये 16, 12, 28 हो सकता है, 28 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। तो क्या ये 28 से अधिक की हो रही है? चलिए अभी इसको मोटा मोटा मान लेते हैं कि अभी 28 साल की है। ठीक है, आगे बोला है उसने हिंदी भाषा टाइपिंग की है। भाई तीसरी कंडीशन कह रहा है कि उसने हिंदी भाषा टाइपिंग की है, और लिखित परीक्षा में 93% अंक प्राप्त किए हैं। 93% मतलब चौथी जो कंडीशन थी, जिसे हम दूसरी कंडीशन बता रहे थे। देखो पहले में क्या थी, बैचलर डिग्री, दूसरे में लिखित परीक्षा 80, तो यहाँ पर 93 है। लेकिन यहाँ पे इसका जो जन्म है ये भाई ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि इसमें एग्जैक्टली डेट नहीं दी है उसने। तो 12 साल ये हो जाएंगे, और 1 अक्टूबर 2016 के पहले हुआ होगा, तो दोस्त ये 28 से पूरा हो जाएगा। लेकिन उसने एक बात कही थी, अगर आपको याद हो, क्या बोला था, आइदर सिवाय, क्या बोला था, सिवाय। हालांकि सिवाय क्या कि ऊपर ने, लेकिन यदि लिखित परीक्षा में 90% से अधिक अंक प्राप्त करता है तो मामला वरिष्ठ प्रबंधक के पास भेजा जाएगा। बोलो किसके पास भेजा जाएगा, वरिष्ठ प्रबंधक के पास। अगर इन 4 कंडीशन में कोई भी एक पूरी नहीं कर पाता है वो, तो कहाँ पर जाएगा मामला, वरिष्ठ प्रबंधक के पास जाएगा। तो आप कह रहे हो कि सी नंबर पूरी नहीं कर रहा है, कि वो 28 साल से अधिक हो गया, और इसमें बोला अधिकतम आयु 28 साल होनी चाहिए। तो आप कहोगे इसका मामला कैसे भेज देंगे, वरिष्ठ प्रबंधक को। तो कहाँ गई देवी जी, कौन थी, तो आप बोलोगे प्रीति जी।
प्रीति जी को कहाँ भेजना है, वरिष्ठ प्रबंधक के पास भेजना है, क्योंकि उन्होंने 93% नंबर लाई हैं लिखित परीक्षा में। तो अब इनके ऊपर विचार किया जाएगा, इनका जो भी हो ऑप्शन नंबर बी सही है। अब आ जाइए अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आकृति का है, क्वेश्चन नंबर आपके पास 19 है। बोला है निम्नलिखित प्रश्न में विषम आकृति की पहचान कीजिए। तो भाई कर सकते हो, बहुत आसान है, बस आपकी नज़र तेज होनी चाहिए। अगर नज़र तेज है भाई तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक रहा है। देखो मेरी नज़र बहुत थोड़ी सी कमज़ोर है। ये दो हैं क्रॉस में, ये एक सिंगल क्रॉस, एक आपका खाली है, एक खाली है, एक क्रॉस वाला है, एक क्रॉस वाला है, एक खाली है। अरे भाई ऑप्शन नंबर ए जो है उसमें दोनों के दोनों ये क्रॉस वाले दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? दोनों के दोनों क्रॉस वाले दे रखे हैं भाई। तो ये तो गलत बात है। ऑप्शन नंबर ए में उसने दोनों के दोनों दे दिए, जबकि हम अगर ऑप्शन नंबर बी को देखें तो एक खाली एक भरा, एक खाली एक भरा, एक खाली एक भरा। तो क्या बोलोगे? जो ऑप्शन नंबर ए है यही तो विषम है दोस्त। अगले प्रश्न में आ जाओ। अब इसको बताइए, कथन में बोला एक सूर्य एक तारा है। क्या बोला है दोस्त? सूर्य एक तारा है। तो मैं क्या बनाऊंगा कि जो सूर्य है वो क्या है? एक तारा है। सूर्य एक तारा है। बोला है कोई तारा ग्रह नहीं है। कोई भी तारा क्या नहीं है? ग्रह नहीं है। तो अब देख लीजिए, कोई भी तारा ग्रह नहीं है, इसको ऐसे देख लेते हैं। यूनिवर्सल ट्रुथ है, हालांकि आपका सही हो जाना चाहिए। बोला है सूर्य एक ग्रह है। क्या ग्रह का संबंध सूर्य से बनेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो ग्रह है उसकी लड़ाई तारे से है और तारे के अंदर रहता है सूर्य। तो इस प्रकार से सूर्य ग्रह नहीं है। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। सूर्य एक ग्रह है, आप कहोगे नहीं है। कह रहा है सूर्य एक ग्रह नहीं है, तो आप कहोगे हाँ सूर्य एक ग्रह नहीं है। सूर्य तो किसके अंदर आ रहा है? तारे के अंदर। और ग्रह से तारे की लड़ाई है, तो कभी भी ये सूर्य जो है कभी भी अपनी कोशिश में ग्रह बन ही नहीं पाएगा। तो दूसरा सही है। अब दूसरा सही है तो क्या बोलोगे? ऑप्शन नंबर ए केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। ओनली सेकंड कंक्लूजन आर राइट। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। देखो यूनिवर्सल ट्रुथ है, कथन निष्कर्ष में आपका सही माना जाता है। अगले प्रश्न में आइए, कथन और तर्क को देखते हैं। कथन और तर्क में अपनी बुद्धि सी लगाइए, थोड़ी सी बुद्धि लगाइए। आर्गुमेंट बेस्ड है। कह रहा है क्या IAS अधिकारी का वेतन 100% वृद्धि की जानी चाहिए। कह रहा है IAS अधिकारी के वेतन में कितनी वृद्धि? 100% वृद्धि की जानी चाहिए। तो कह रहा है हाँ, इससे नौकरी के लिए अधिक उम्मीदवार आकर्षित होंगे। इसके पीछे का तर्क क्या है कि IAS के अगर हम वेतन में 100% वृद्धि कर दें तो जो नौकरी के उम्मीदवार हैं वो अधिक आकर्षित होंगे। कह रहा है नहीं, मौजूदा वेतन और भत्ता उनके लिए पर्याप्त है। तो क्या उसने केवल कहीं पर आपसे पूछा था वेतन भत्ते के बारे में? आपसे केवल इतना कहा था कि वेतन में हमें बढ़ोतरी करनी है। तो क्या मौजूदा वेतन भत्ता पर्याप्त है? हो सकता है ना हो, बड़े बड़े पेट वाले हों, आप समझ सकते हो। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल गलत है, ये तो प्योर नेगेटिव है। मौजूदा वेतन भत्ता पर्याप्त है, आप कहोगे ऐसा नहीं है। अब कह रहे हैं हाँ, इससे नौकरी में अधिक उम्मीदवार आकर्षित होंगे। भाई पैसा बढ़ा दोगे, उम्मीदवार आकर्षित होंगे, क्या ये सही होगा? बताओ, क्या ये सही होगा मेरे दोस्त? क्या कहोगे साथी आप इसके लिए? बोलो IAS का अधिकारी का वेतन बढ़ाना है, 100% वृद्धि करना है, और कह रहा है नौकरी के लिए अधिक उम्मीदवार आकर्षित होंगे। भाई IAS की परीक्षा है, आपको पता है, भारत की सबसे टॉप परीक्षा, जिसके लिए बच्चा मरा जा रहा है। आपको पता होगा अभी एक केस हुआ है, मैं उस प्रतिष्ठित संस्थान का नाम नहीं लूँगा, जहाँ पे अभी 3 जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट थे या एस्पिरेंट थे उनकी मौत हो गई थी, जिनमें 2 लड़कियां, एक लड़का था। एक लड़के को फिर करंट लगने से मौत हो गई। तो IAS के लिए तो ऑलरेडी क्रेज़ है, अगर आप वेतन बढ़ाएंगे तो उसके लिए क्रेज़ क्या बढ़ेगा? तो इससे स्पष्ट नहीं होता। उसने केवल वृद्धि के बारे में वेतन में कहा था, तो नौकरी के लिए अधिक उम्मीदवार आकर्षित होंगे, तो ऐसा हमें कहीं भी नहीं लगता, क्योंकि IAS के लिए तो पर्टिकुलरली हर लड़का मारा जा रहा है। तो आप कहोगे ऐसा बिल्कुल नहीं है सर, ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड आर्गूमेंट नोट मजबूत, यानी कह सकते हैं यहाँ पर ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड आपका सही है। अगले प्रश्न में आ जाइए दोस्त। अगला प्रश्न बताना है निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द जो दिए गए शब्दों का अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, बताइए। वह शब्द चुनिए जो इनका प्रयोग करके नहीं बना सकते। चलिए देखते हैं। एकम्प्लिश्ड करके एक लेटर दे रखा है, क्या हम सीड बनाएंगे? जल्दी बताओ, क्या हम सीड बनाएंगे? SHED बिल्कुल बनेगा भाई, SHED बिल्कुल बनेगा। इसके बाद देखिए, क्या हम दोस्त इसको रीड्स बना सकते हैं? बताओ, क्या हम रीड्स बना सकते हैं? तो आप कहोगे अकम्प्लिश्ड को अगर हम गौर से देखते हैं, अगर हम अकम्प्लिश्ड को गौर से देखते हैं तो यहाँ पे कहीं भी R नहीं आया है, कहीं भी R नहीं आया, लेकिन रीड्स में क्या आया? R। तो हम यही वाला नहीं बना सकते। उसने पूछा कौन सा नहीं बना सकते, तो यही वाला नहीं बना सकते। स्लिम बन जाएगा, डिस बन जाएगा, बाद बाकी आपका ऑप्शन नंबर बी नहीं बनेगा। चलिए इसके साथ अगले प्रश्न में आओ। अगला प्रश्न आपका दर्पण प्रतिबिंब से है। दर्पण प्रतिबिंब से है, इसको बताइए। बोला है दी गई आकृति में यदि दाईं ओर दर्पण रखा जाए तो दर्पण की सही प्रतिबिंब क्या होगा? तो भाई इसमें क्या करना है, इस आकृति को सीधा पलट देना है। तो क्या ऊपर की दिशा नीचे जाएगी? भाई ऊपर से नीचे थोड़ी ना लाना है, हमें तो भाई यहाँ से यहाँ ले जाना है। तो आप कहोगे ये जो डार्क एरिया है,
ये जो डार्क एरिया है ये ऊपर ही रहना चाहिए। ये डार्क एरिया कहाँ पर रहना चाहिए दोस्त मेरे, ऊपर रहना चाहिए, याद रखेंगे। ऊपर रहेगा तो यहाँ पे है नहीं, गलत कर दो, ठीक है। इसके बाद अब एरो दर्पण से दूर की दिशा में जा रहा है, तो दर्पण से दूर की दिशा में ही एरो जाएगा, ऐसे जाएगा। तो देखो इसकी दिशा गलत है, हटा दो, उड़ा दो, जल्दी से उड़ा दो। इसके बाद अब देखो, अब एक बात और गौर से देखता है, कहाँ पे ये जो दर्पण है, दर्पण के सीधा जाने पर इस आकृति को और दर्पण से जाने पर खाली स्थान मिलता है। तो इस स्थान पर भी दर्पण से जब हम इस तरफ जाएंगे तो खाली स्थान मिलना चाहिए। देखो इसमें जा रहे हैं तो डार्क एरिया मिल रहा है, डार्क वाला गलत है और खाली स्थान वाला सही है। तो आप कहोगे कि ऑप्शन नंबर जो बी है मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर जो बी है इसका एकदम सही दर्पण प्रतिबिंब होगा, इस बात को याद रखेंगे। अब अगले प्रश्न में आ जाइए। अगले प्रश्न में आपसे पूछा दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। हाउ मेनी ट्राइंगल इन दिस फिगर, जल्दी से बताओ, मैं आपको फिर उसके बाद एक अच्छा सा लॉजिक करके बताता हूँ, ठीक है। अच्छा सा लॉजिक करके बताऊंगा, आप पहले इसका उत्तर बताओ क्या होगा, ठीक है। जल्दी बताओ मेरे साथी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का एकदम सही जवाब। देखो मैं बताता हूँ, जब भी आपको एक ऐसी आकृति मिले और उसके विकर्ण परस्पर काट रहे हो, विकर्ण परस्पर काट रहे हो, मैंने हर बार बताया है क्या करना है, नंबर देना है 1, 2, 3 और 4। सबसे बड़े वाले नंबर का 2 गुना कर देना है, 4 का 2 गुना कितना हो जाएगा साथी 8। तो कुल मिला के जब भी ऐसी आकृति आती है कितने त्रिभुज, आप बोलोगे 8। तो कहाँ पे आ रही है, गौर से देखो, ये रेड कलर मेरा चला यहाँ तक पहुँचा, ऊपर गया और ये विकर्ण परस्पर काट रहे हैं, ठीक है। ये रेड कलर यहाँ से चला नीचे आया, ठीक है। देखो यहाँ से चला नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर गया, फिर ये आपके क्रॉस करके काट रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद साथी आपको क्या देखना है, तो आप सीधे लिख दो, यहाँ पे 8 मिलेंगे सर, 8 यहाँ पे मिलेंगे, तो मैं 16 ऊपर यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है साथी। 16 में इसको 8 करके हटा देता हूँ, 16 सीधा लिख देता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, अगर आप गौर से देखें मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप गौर से देखें तो 1, 2, 3 और 4 ये मिल जाएंगे। तो 4 और प्लस कर देते हैं, ठीक है। अलग अलग ये वाले, इन वाले की बात कर रहा हूँ मैं, ये जो अलग अलग मिल रहे हैं, ठीक है, चारों कॉर्नर में। तो 4 ये हो गए, 4 इसमें प्लस हमने और कर दिए। अब इसके बाद दोस्त आपको 4 और मिल जाएंगे, देखो 4 और मिल जाएंगे, एक ये और दूसरा आपको ये, और एक ये नीचे, एक ये और दूसरा आपको ये वाला मिल जाएगा, ठीक है। तो 4 और प्लस हो जाएगा। अब दोस्त इसके बाद और कहीं पर हैं, जल्दी से बताओ, और कहीं पर हैं तो आप कहोगे 16, 4, 20, 4, 24। भाई ऑप्शन तो बहुत बड़ा है, 32 है, 26 है, 28 है। तो इसके बाद जो आपको मिलेंगे उनको देखना है, कौन कौन से मिलेंगे अभी मैं आपको बताता हूँ। नज़र नहीं हटाना है वरना दुर्घटना घट जाएगी भाई। देखो एक तो ये मिलेगा, एक तो ये मिलेगा, एक ये मिलेगा, यानी इस तरह की आकृति मिल गई। इस तरह की आकृति में कितने होते हैं, तो आप कहोगे 3 होते हैं। तो 3 अगर यहाँ पे मिलेंगे तो मेरे दोस्त 3 यहाँ भी मिलेंगे। बोलो 3 अगर यहाँ पे मिल रहे हैं तो 3 यहाँ भी मिलने चाहिए ना, यहाँ भी मिलने चाहिए। गौर से देखो 1, 2 और दोनों से मिलकर के बड़ा वाला बनेगा वो 3। देखो मैं अलग अलग गिना देता हूँ अगर कन्फ्यूज़न हो रही है। तो एक तो मेरे दोस्त ये वाला हो गया, दूसरा साथी ये वाला हो गया। अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो तीसरा ये हो गया। 3 यहाँ से मिले तो एक ये, 3 के बाद 4, एक यहाँ से आएंगे नीचे 5 और दोनों से मिलकर के जो बनेगा वो 6। तो साथी क्या हम यहाँ पे प्लस में 6 लिख दें, आप कहोगे हाँ ठीक है। अब देखो साथी इसके बाद और कहीं पे मिलेंगे, मुझे बताइए आपको क्या लगता है, आपके अनुसार क्या होना चाहिए, कहीं पे बनेगा क्या, लाला बताओ जल्दी। अगर देखा जाए तो 4 तो हमने ये गिन लिए, 24, 36 हो चुके हैं। इसके अलावा और कहीं मिल रहे हैं क्या, बताओ दोस्त। ये तो हम ऑलरेडी काउंट कर चुके थे ये वाले, ठीक है, ये तो काउंट कर चुके थे, इनको नहीं देखेंगे। इसके बाद और कहाँ पे मिलेंगे, हाँ 2 ये मिल जाएंगे, 2 दोस्त ये वाले मिल जाएंगे। गौर से देखो अभी तो मैंने ऐसे ऐसे जोड़े थे, ऐसे ठीक है, ऐसे ऐसे जोड़े थे, लेकिन अभी ये वाले तो ना जोड़े मैंने, ये वाले तो बिल्कुल भी ना जोड़े भैया, ये वाले ना जोड़े। तो दोस्त 3 ये और 3 आपके ये हो जाएंगे, तो 6 और हो जाएंगे दोस्त, 6 और हो जाएंगे। तो याद रखेंगे 6, 6, 12, 4, 16, कुछ तो गड़बड़ हो गई, ज़्यादा जुड़ गए यार, ठीक है, मुझे लग रहा है ज़्यादा जुड़ गए। केवल और केवल ये 2 और मिलेंगे, ठीक है, कौन से, ये 2 और मिलेंगे। एक तो ये मिलेगा, जो कि नहीं गिना गया है, एक ये मिल जाएगा, ठीक है, एक ये मिल जाएगा, ये भी नहीं गिना गया है। तो 2 और मिलेंगे, 6, 2, 8, 4, 12, 4, 16, 16, 32, 16, 16, 32, ठीक है, 2 और लिख दो और 16, 16 टोटल 32 हो जाएंगे। देखो मैं एक बार फिर से जल्दी गिनवा देता हूँ। कैसे दोस्त, हमने देखा था यहाँ से यहाँ तक 8 थे, यहाँ से यहाँ तक हमने देखा था कितने थे, 8 थे, तो हमने कहा 16 लिख देते हैं सर। इसके बाद साथी हमने 4 अलग अलग कॉर्नर गिने थे और 4 हमने यहाँ से गिने थे, ठीक है, याद रखेंगे। तो कितने हो गए, इसके बाद आप बोलोगे 4 हो गए, ठीक है, हाँ 4, 16, 4, 20, 4, 24, ठीक है, 16, 4, 20, 4, 24, ये वाले मैं बता रहा हूँ जो लास्ट में 4 बताए हैं, मैंने बता दिए हैं। इसके बाद दोस्त हमने यहाँ से गिने थे, यहाँ से पहला ये वाला गिना था, दूसरा ये गिना था,
ठीक है, और तीसरा दोनों से मिलकर के जो बनेगा, पहला तो ये और दूसरा ये और तीसरा दोनों से मिलकर के बनेगा। 3 यहाँ पे मिलेंगे तो जस्ट उल्टे मेरे साथी आपके 3 यहाँ भी मिल जाएंगे, 3 यहाँ भी मिल जाएंगे, याद रखेंगे। तो हमने यहाँ पे कितने कर दिए थे, 3 3 6 प्लस और कर दिए थे। अब इसके बाद आपको देखना है कि हमने इन दोनों को मिलाकर के अभी कोई भी त्रिभुज नहीं बनाया है, इन दोनों को मिलाकर कोई त्रिभुज नहीं बनाया है, तो 2 प्लस और कर देंगे। अब देख लो 6 2 8, 8 4 12, 12 4 16, 16 32, 32 आपका हाईएस्ट विकल्प ऑप्शन नंबर 1 में है। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आइए, साथी बोला गया है नीचे दी गई आकृति में कागज के टुकड़ों को मुड़ने पर क्रम और उससे मुड़े हुए कागज को काटने का तरीका दर्शाया गया है। इस कागज को खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा? बताओ मेरे दोस्त, ये कागज कैसा दिखाई देना चाहिए? आप अगर गौर से देखो, सबसे पहले कागज को यहाँ पे पलटा, कहाँ पे पलटा? तो आप बोलोगे साथी सबसे पहले यहाँ पे पलट दिया, उसके बाद नीचे पलट दिया। तो अब खोलने के लिए हमें क्या करना है? नीचे पलट के उसने कट भी लगाया है, तो हम वापस खोलेंगे तो इस तरफ खुलेगा, ऊपर खुलेगा। तो सबसे पहले याद रखना है एक सर्कल यहाँ पे जरूर आएगा, एक सर्कल यहाँ पे आएगा, और ये जो आकृति यहाँ से ऐसी हो रही थी वो ये भी हो जाएगी। देखो गौर से, अगर आपको नज़र दिखाई दे रहा है तो ये ऐसी आकृति यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ से ऐसी आकृति आएगी। और जब इसको हम वापस इस तरफ खोलेंगे तो ये आकृति मेरे दोस्त इस तरह से पूर्ण बनेगी। इस तरह से ये आकृति जो होगी वो आपकी एक वर्ग बनाएगी। क्या बनाएगी? एक रोम्बस यानी चतुर्भुज बनाएगी दोस्त, ठीक है, ऐसे ये बना लेगी। और इसके बाद देखो ये कॉर्नर पर कट लगा हुआ है, तो यहाँ भी कॉर्नर पर ऊपर कट लगेगा, ठीक है, यहाँ भी ऊपर कट ही लगेगा दोस्तों, यहाँ भी ऊपर कट लगेगा। तो देखो यहाँ पे ऊपर कट है, चलेगा, लेकिन ये कॉर्नर में कट क्यों है? ये कॉर्नर में किस लिए कट किए? ये कॉर्नर में कट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। और साथ ही आपका एक सर्कल यहाँ पे आ जाएगा, एक यहाँ पे आ जाएगा। ये मिडिल में कट क्यों कर दिए? भाई मिडिल में तो हमारा कहीं कट ही नहीं लगा, यहाँ पे मिडिल में कोई कट नहीं लगा, तो ये वाला गलत हो गया। अब इसके कॉर्नर यहाँ भी कट हैं, तो ये वाला भी गलत हो गया। 3 गलत हो गए, ऑप्शन नंबर डी अपने आप सही हो जाएगा साथी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी अपने आप सही हो जाएगा। ऊपर की ओर कट लगेगा, ऊपर की ओर कट लगेगा, इस तरीके से बनेगी, इस तरीके से, और ये सीधी आएगी दोस्त। इसके बाद में फिर यहाँ से कट लगेगा, यहाँ से लगेगा, फिर सीधी जाएगी ऊपर, ठीक है। इसके बाद में आपको याद रखना है ये तो फालतू बनी हुई है, ये मैंने अभी बताई थी, वही वाली बनी रह गई, ठीक है। तो अब इसके बाद में क्या है? एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और बीच में आपका एक रोम्बस बन जाएगा इस तरीके से। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है, याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाइए। अगला प्रश्न एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोला गया है साथी आपसे, क्या जंगली जानवरों के शिकार पर प्रतिबंध होना चाहिए? तो तर्क नंबर 1, हाँ, इसके कारण विशेष प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं। बिल्कुल सही। अगर शिकार जंगलों का बंद हो जाए, जो जंगली जानवरों का शिकार हो रहा है वो बंद हो जाए, तो जो विलुप्त प्राय प्रजातियां हैं, आपने देखा होगा भारत में चीते कहाँ से आए? अफ्रीका से और नामीबिया से आए। क्यों? क्योंकि भारत ने पहले सारे शिकार कर लिए, भारत के जो भी अंग्रेज लोग थे यहाँ पर, ठीक है, तो उन लोगों ने क्या कर दिया? शिकार। तो चीतों को दोबारा लाना पड़ा। तो भाई जो विशेष प्रजातियां हैं भारत में या फिर कहीं भी, अगर जंगलों में शिकार बंद कर देंगे तो वहाँ से वो जो विशेष प्रजातियां बची हुई हैं वो विलुप्त होने से बच जाएंगी। तो कह रहा है हाँ, विशेष प्रजातियां विलुप्त हो सकती हैं, इससे प्रतिबंध रोकना चाहिए। बिल्कुल सही है। कह रहा नहीं, ये मांस का सस्ता स्रोत है। भाई मांस का सस्ता स्रोत केवल जानवर ही मारना थोड़ी है। मांस तो आप मुर्गी पालन से भी ले सकते हैं, मछली पालन से भी ले सकते हैं, ठीक है, या फिर आप भेड़ बकरी पालन से भी ले सकते हैं। तो ये गलत हो जाएगा। केवल और केवल एक तर्क प्रबल है साथ ही, ओनली फर्स्ट आपका मजबूत है, याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाइए। अगले प्रश्न में बोला है दोस्त, एक्स का 16वां जन्मदिन 9 मार्च को है, जो कि एक अधिवर्ष यानी लीप वर्ष का रविवार है। उसके 20वें मार्च का दिन 20वें जन्मदिन का दिन कौन सा होगा? साथ ही गौर से समझना है, इसमें आपको केवल और केवल क्वेश्चन को फंसाने के लिए दिया है। उसने कहा है कि अगर 16वां बर्थडे वो जो बंदा है, क्या कह रहा है, ये जो 16वां बर्थडे है ये बंदा कब मना रहा है? ये किसी भी साल की 9 मार्च को मना रहा है। और उसने आपसे कह दिया कि ये कैसा साल है? लीप वर्ष है। तो उसने कहा कि 20वां जन्मदिन कब मनाएगा? मेरे साथी 20वां जन्मदिन कब मनाएगा आपको ये बताना है। तो क्या बता पाओगे? आप कहोगे बिल्कुल। कैसे? 20वां जन्म भी तो 9 मार्च को ही मनाएगा। ऐसा तो है नहीं कि पता चले 9 मार्च को हमने बर्थडे मनाया और 20वां मनाने चले गए हम 25 जून को। ऐसा तो नहीं है। जिस तारीख को बंदा पैदा हुआ होगा उसी दिन मनाएगा। तो आप कहोगे ठीक है, लेकिन ये लाइन किस लिए, जो कि अधिवर्ष में लीप वर्ष का रविवार है? उसने कहा है कि ये जो आपका दिन है ये कौन सा है? रविवार है। साथ ही ये रविवार है 9 मार्च। ये 9 मार्च क्या है? रविवार है, जो कि लीप वर्ष का है। अरे हो सकता है लीप वर्ष का, हमें क्या करना? इसमें फरवरी थोड़ी ना दिया है भाई, फरवरी थोड़ी ना दिया है। ये केवल कंफ्यूजन करने के लिए, याद रखेंगे। ये इतनी सी जो लाइन है ये आपको पागल बना देगी और आप इस क्वेश्चन को 100% गलत करके आओगे, क्योंकि 9 मार्च है दोस्त।
किसी भी साल का 9 मार्च हो, 9 मार्च तो आता ही है ना, लीप वर्ष हो अथवा ना हो, साधारण वर्ष हो, 9 मार्च तो आता ही है। आप कहोगे हाँ, तो अगर 9 मार्च को लीप वर्ष का दिन, माफी चाहेंगे, लीप वर्ष जो है उसमें 9 मार्च रविवार की है 16वें बर्थडे पर, तो 20वें बर्थडे पर कौन सा वो 9 मार्च का दिन होगा ये बताना है। तो भाई आप कहोगे 17वां बर्थडे, जो 17वां बर्थडे होगा साथी, यहाँ पर गौर से देखो, जो 17वां बर्थडे होगा वो कब मनेगा, तो क्या 9 मार्च को मनेगा, आप कहोगे हाँ। और एक साल आगे, एक साल आगे का मतलब है रविवार में एक जोड़ दो सोमवार, ठीक है, क्या हो जाएगा सोमवार, क्योंकि लीप वर्ष अब ये था खत्म हो गया, जो लीप वर्ष था खत्म हो गया, अगला वर्ष लीप वर्ष नहीं होगा। जो 9 मार्च का रविवार है इसमें अगला वर्ष लीप वर्ष नहीं होगा, क्योंकि उसने बोला था 9 मार्च का जो रविवार है वो लीप वर्ष में है, तो अगला वर्ष लीप वर्ष नहीं होगा, तो सोम यानी एक जुड़ जाएगा। 18वां बर्थडे कब मनेगा साथी, 18वां बर्थडे भी तब मनेगा, कब मनेगा, 9 मार्च को ही तो मनेगा, 9 मार्च को मनेगा, तो अगला वाला कौन हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा साथी, कौन हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। अब देखो 19वां बर्थडे कब मनेगा, आप कहोगे सर कि 19वां बर्थडे भी तो उसका 9 मार्च को ही मनेगा, लेकिन साल बदल रही है, अगले साल जा रहे हैं, 365 में भाग लगा के करते हैं, तो साथी ये आपका कब बन जाएगा, ये बुधवार को बन जाएगा। बोलो साथी 19वां बर्थडे जो बनेगा, 19वां जो बर्थडे बनेगा वो बुधवार को बन जाएगा। अब 20वां बर्थडे 9 मार्च को, 9 मार्च को यानी अगला वाला जो 9 मार्च होगा साथी, अगला वाला जो 9 मार्च होगा ये आपका कब आएगा, तो आप कहोगे बुध के बाद क्या आता है मेरे दोस्त, गुरुवार आता है, क्या आता है, गुरुवार आता है। क्या कन्फर्म है, क्या कन्फर्म है, जल्दी से बताओ। देखो मेरी बात को समझो, मेरी बात को समझो, गड़बड़ हो जाएगी दया, कैसे हो जाएगी, क्योंकि ये तो एक लीप वर्ष है, लीप वर्ष चौथे साल रिपीट करता है, तो आप कहोगे ये लीप वर्ष नहीं होगा, ये लीप वर्ष नहीं होगा, ये लीप वर्ष नहीं होगा, लेकिन यहाँ तो दादा लीप वर्ष हो जाएगा, चौथा रिपीट करता है तो ये तो लीप हो जाएगा। बोलो मेरे दोस्त, ये तो लीप हो जाएगा, तो इसकी जो फरवरी है वो 29 दिन की रही होगी, तो ये गुरुवार की जगह पर एक एक्स्ट्रा जुड़ेगा, क्योंकि अभी तक तो हम 28 दिन की फरवरी जोड़ के आ रहे थे, एक एक जोड़ रहे थे, लेकिन जब 29 की हो जाएगी साथी, तो ये 9 मार्च का जो दिन होगा वो शुक्रवार होगा। क्या होगा, शुक्रवार। अभी आप बाबा बन जाते इस क्वेश्चन में, ठीक है, गलत हो जाता, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है। जल्दी से बताओ, जो समझ गए हैं एक बार से कमेंट में यस लिख लो, ठीक है, जल्दी से बताओ आप समझ गए, आपको बिल्कुल समझे भाई, क्यों नहीं समझेंगे, लीप वर्ष में रविवार था, अगला लीप वर्ष नहीं होगा, उसके बाद वाला लीप वर्ष नहीं होगा, और या लास्ट वाला भी लीप वर्ष नहीं होगा, लेकिन लीप वर्ष चौथा तो रिपीट करता है। जैसे हमने कहा 2020 को क्या है, लीप वर्ष है, तो अगला कब होगा, 24 में होगा, तो मैं कह रहा हूँ 20 के बाद 21, 22, 23, 24 ये वाला इस तरह से लीप वर्ष होगा, तो यहाँ तो फरवरी मेरे भाई कितने की होगी, 29 की होगी, तो एक दिन एक्स्ट्रा जुड़ेगा। हालांकि एक एक जोड़ के आ रहे थे, साधारण वर्ष में लीप वर्ष होता है 2 जोड़ देते हैं। शुक्रवार आपका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न में आ जाइए। अगला प्रश्न एक प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको समझते हैं। अब मानसिक अभिरुचि है, बोला एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप दहेज हिंसा से पीड़ित किसी महिला की शिकायत का जवाब देते हुए आपको क्या करना चाहिए, इसे सामान्य घटनाक्रम के रूप में इसकी जांच करनी चाहिए, इसे सामान्य घटनाक्रम के रूप में इसकी जांच करनी चाहिए, एक महिला सेल प्रतिनिधि से प्रारंभिक चर्चा करनी चाहिए, मामले के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए पीड़िता से अकेले में मुलाकात करनी चाहिए। भाई पुलिस अधिकारी अकेले में मुलाकात, बिल्कुल गलत बात है, कभी भी नहीं सोचना ऐसी बात, ठीक है। बोला है विभागीय हस्तक्षेप को न्यूनतम करने के लिए किसी सामान्य व्यक्ति को संदर्भित करना चाहिए। भाई आपका काम क्या है, आपका काम है न्याय दिलवाना, पुलिस वाले हैं, आपका काम है शांति सुरक्षा स्थापित करना। अब कोई दहेज पीड़िता है, उसकी पिटाई हो रही है ससुराल में, तो आप सामान्य व्यक्ति को नियुक्त करोगे, बिल्कुल नहीं करोगे भाई, तो ये दो तो गलत हो गए। अब इन दो में आप बताओ, इन दो में आप बताओ, दहेज पीड़िता है, दहेज पीड़िता है, दहेज हिंसा से पीड़ित है, यानी कि ऐसा होता है दोस्त, आप शायद आप ना जानते हो, मैं आपको बताता हूँ दहेज हिंसा होती क्या है। जैसे लड़की की शादी हुई, उसके पिता ने कुछ दहेज दिया ससुराल वालों को, लेकिन उनमें से जो ससुराल वालों की डिमांड थी वो पूरी नहीं कर पाए। जैसे बाइक मांगी थी, बाइक ना दे पाए, पूरा सामान दे दिया, तो वो बाइक के लिए बार बार ससुराल वाले लड़की को प्रेशर बनाते हैं। जब वो नहीं कहती अपने पिता से, तो वहाँ पे वो मारने पीटने लगते हैं। तो जब मारने पीटने लगते हैं तो ऐसी हिंसा जो होती है वो दहेज हिंसा कहलाती है, ठीक है। क्या कहलाती है, दहेज हिंसा। तो ऐसी स्थिति में पीड़िता, महिला पीड़िता आई है आपके पास शिकायत लेके, आपका जवाब आपको देना है। शिकायत का जवाब कैसे देंगे, सामान्य घटनाक्रम के रूप में। भाई वो महिला किसकी शिकार है, आप कहोगे दहेज हिंसा की, तो सामान्य बिल्कुल नहीं। आप दोस्त ऐसी स्थिति में क्या करोगे, वहाँ पर जो एक महिला सेल प्रतिनिधि होगी उससे प्रारंभिक चर्चा करनी चाहिए, यानी कि जो एक महिला होगी वो एक महिला का दर्द दुख समझेगी, ठीक है, याद रखेंगे। इसका सही उत्तर क्या होगा बताओ, ए या बी होगा, कुछ गड़बड़ है क्या, जल्दी से बताओ इसका सही उत्तर क्या होगा। ए कैसे बनेगा यार, ए नहीं बनेगा मेरे दोस्त, ए नहीं बनेगा, क्योंकि वो देखो महिला है, वो आई है, तो उसके लिए एक महिला कांस्टेबल आवश्यक होगी। उसकी भावनाओं को केवल एक महिला ही समझ सकती है, पुरुष थोड़ी ना समझेगा।
आप पुलिस अधिकारी हैं, आप नहीं समझेंगे। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है, ठीक है। अगले प्रश्न में आइए। बोला आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में एक आपराधिक जांच में शामिल हैं। जांच के पश्चात पता चलता है कि आपको कोई अपराध नहीं बन रहा है। जांच के बाद क्या चल रहा है, पता चल रहा है कि कोई अपराध नहीं बन रहा है। तो ऐसी स्थिति में निम्नलिखित में से उस दस्तावेज का नाम क्या है जिसे आप जांच पूरी करने के पश्चात न्यायालय को जमा करेंगे। बताइए उस दस्तावेज का नाम क्या है। जैसे आप कोई जांच कर रहे थे किसी केस की, उसमें पता चला कि जो अपराधी है वो निर्दोष है, अपराध हुआ ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो दस्तावेज फाइनल आप न्यायालय में सबमिट करेंगे उसे क्या बोलेंगे। भाई अंत में क्या होता है, फाइनल। कोई भी चीज़ देख लो, अंत में क्या होता है, फाइनल रिपोर्ट। तो फाइनल रिपोर्ट आएगी, इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाइए। अगले प्रश्न में बोला है जब कोई प्रतियोगी छात्र भारतीय पुलिस सेवा में शामिल होने के हेतु चयन प्रक्रिया के बारे में पूछेगा तो आप क्या बताएंगे। भाई ये बता दो, आज की स्थिति देख के नहीं बताना है, पहले की स्थिति देख के बताना है। पता चले आप रोक दो यार, ऐसा करो, पुलिस में ना आओ, पेपर लीक हो जाते हैं, ये हो जाता है वो हो जाता है, मानसिक अभिरुचि है भाई, गलत हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जब कोई प्रतियोगी छात्र भारतीय पुलिस सेवा में शामिल होने के लिए चयन के बारे में पूछेगा तो क्या करेंगे, आप उस पर गुस्सा करेंगे। ऐसी चीज़ों के बारे में आपके पास समय नहीं है तो भाई गुस्सा तो करना नहीं है। आप एक पुलिस विभाग वाले हैं, आप पुलिस विभाग का सम्मान करते हैं, तो आपसे पूछने आया तो बताएंगे। उन्हें किसी कोचिंग या संस्थान से जुड़कर तैयारी करने के लिए बताएंगे, जल्दी से बताओ। उन्हें भर्ती प्रक्रिया के बारे में समझाएंगे, शामिल होने के लिए प्रेरित करेंगे। उन्हें कुछ नहीं बताएंगे। तो ये मैंने गलत कर दिया। अब इन दो में आप बता दो, इन दो में आप बता दो साथी कौन हो जाएगा। कोचिंग में आप संस्थान में जुड़कर बताएंगे या उन्हें भर्ती प्रक्रिया के बारे में समझाएंगे और शामिल होंगे। तो भाई कोचिंग संस्थान तो बात की बात हो गई, वो तो बंदा किस लिए आया था, जानकारी लेने आया था। जानकारी लेने आया था कि भारतीय पुलिस सेवा मुझे शामिल होना है, इसकी प्रक्रिया क्या है, मैं इतना पूछना चाह रहा हूँ। आप ऐसे कह दोगे चले जाओ कोचिंग में, उससे पूछ लेना, वहाँ पे जाके पढ़ लेना, ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसा नहीं भाई। उन्हें पूरी भर्ती प्रक्रिया के बारे में आप समझाएंगे, क्योंकि आप उस पुलिस सेवा में जा चुके हैं, ठीक है, याद रखेंगे। तो ऐसी भर्ती प्रक्रिया को समझाएंगे और शामिल होने के लिए प्रेरित करेंगे। भाई आजा, तू, तेरे लिए भी स्कोप है, तू भी अच्छा कर सकता है, पुलिस में आजा भाई। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है, याद रखेंगे। तो फिलहाल मेरे दोस्त आज का होमवर्क कहाँ गया, आज का होमवर्क भाई क्या हुआ। तो चलिए गड़बड़ हो गई है, होमवर्क टाइपराइटर ने टाइप नहीं किया, उसके लिए क्षमा चाहते हैं, ठीक है। आज आप बच गए। बताइए अब बस लास्ट बात है, कर दीजिए कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जो भी करना है। चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। साथी बिल्कुल भी घबराना नहीं है, मैं एक बार फिर से कहता हूँ आप लोगों से, एग्ज़ाम आपका एकदम अच्छा होगा, टेंशन फ्री रहना है, ठीक है, एकदम अच्छा होगा। देखो डर उन्हीं को लगता है जिन्होंने तैयारी की होती है, भाई डर उन्हीं को लगता है जिन्होंने तैयारी की होती है। हालांकि मैं यहाँ पे प्रचार आप तो नहीं करूँगा। आपने एक ऋतिक रोशन की ऐड देखोगे, प्रसिद्ध कोल्ड ड्रिंक है, उसका प्रचार करते हैं तो वो क्या कहते हैं, डर के आगे जीत है। डर के आगे जीत है कहने का मतलब है उन्होंने पहले तैयारी की होती है उस चीज़ के बारे में, लेकिन उन्हें थोड़ा सा डर लग रहा होता है जाने के बारे में। तो डर, ये जो परीक्षा में बैठने का डर है, ये आपका स्वाभाविक है, क्योंकि आपने तैयारी की है, आपको डर लग रहा है। अगर किसी ने तैयारी नहीं की है वो तो सो के जगेगा, आंखें मीड़ेगा और चला जाएगा, पेपर दे के आ जाएगा, बोला मेरा ठीक है, हो गया जो कुछ होना था। आपका डर स्वाभाविक है क्योंकि आपने तैयारी की है, आपका सिलेक्शन होगा भाई, चिंता करने की कोई बात नहीं है बस, ठीक है। मिलते हैं कि नई वीडियो में, ख्याल रखना, इतना ही हौसला आपके लिए काफ़ी है। चलिए, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।